यूनिवर्स से साथ पूरी तरह शांत था। कुछ साल पहले टूर्नामेंट ओ ऑफ पावर जीतने के बाद गोकू और जी फाइटर्स अब एक सामान्य इंसान की तरह शांत जीवन जी रहे थे। वे अपने फैमिली के साथ समय बिताते थे और कभी कभी ट्रेनिंग भी करते थे। वे अक्सर वीस के साथ ट्रेनिंग करने जाते थे ताकि ब्रोली अपने एनर्जी पर काबू पा सके। ब्रोली के लिए सुपर साइन की एनर्जी को कंट्रोल करना अभी भी मुश्किल था क्योंकि वह अक्सर अपना कंट्रोल खो देता था। लेकिन गोकू, वेजेटा और विस की मदद से ब्रोली धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा था। विस ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या सोचते हैं? ब्रोली हर दिन अपनी एनर्जी पर बेहतर कंट्रोल पा रहा है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में वह एक महान वॉरियर बनेगा। उसके साथ बैटल से आप सब भी और पावरफुल हो सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अच्छी रणनीतियां भी बना सकते हैं। वेजिट ने हाथ बांधते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे उन दोनों बेवकूफ़ों के साथ टीम बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि वे मुझे और पावरफुल बनने में मदद करें। गोकू ने हंसते हुए कहा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ब्रोली अब अपनी एनर्जी को संभाल पा रहा है। अगर वह पूरी होश में रहकर अपनी पूरी एनर्जी से लड़े तो उससे बैटल बहुत मज़ेदार होगा। मुझे पहले से पता था कि हमें उसे जिंदा छोड़ना चाहिए था जब हम गोगेटा बने थे। विस ने सिर हिलाते हुए कहा, गोकू सही कह रहा है। जब से मैं ब्रोली को ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसकी एनर्जी हर पल बढ़ती जा रही है। वह सच में हैरान कर देने वाला वॉरियर है। फिर विस ने ब्रोली की ओर देखा और कहा, अब हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। ब्रोली, हमें बताओ तुम क्या महसूस कर रहे हो? ब्रोली ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, मेरी तरफ से कहूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब ने मुझे ट्रेनिंग का मौका दिया। जब हम पहली बार मिले थे तब मैं पूरी तरह एक जंगली जानवर जैसा था। मेरे पिता मुझे वेजिटा और उसके लोगों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उसने थोड़ी उदासी के साथ आगे कहा, लेकिन सच कहूँ तो मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता था। मुझे इसमें कोई रुचि नहीं थी। मेरे पिता भले ही अच्छे इंसान ना रहे हों, फिर भी मुझे उनकी बहुत याद आती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनके विचारों और रास्ते पर चलूंगा। ब्रोली ने गोकू और वेजिटा की ओर देखा और कहा, गोकू और वेजेटा ने मुझे सयन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और आपके साथ जो ट्रेनिंग चल रही है मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं अपनी सुपर साइन लेजेंडरी पर पूरा कंट्रोल पा लूंगा। वेस्ट ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हमारे साथ सहज महसूस कर रहे हो। मुझे यकीन है कि जब तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होगा तब तुम पूरी तरह खुद पर काबू रखने वाला एक बेहद पावरफुल वॉरियर बन चुके होंगे। फिलहाल अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। हम कई दिनों से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। याद रखो, एनर्जी बढ़ाने के लिए आराम भी उतना ही ज़रूरी है। बिना आराम के वह बढ़ोतरी नहीं मिल सकती जिसकी तुम सब चाह रखते हो। यह कहकर वे इस आराम करने वाले क्षेत्र की ओर बढ़ गए। गोकू बाकी सैन वॉरियर और गॉड के साथ बैठ गया। वे वह स्वादिष्ट खाना खाने लगे जो वे अपने हफ्ते के एक सफ़र में अर्थ से लाए थे। सब ने मिलकर भोजन का आनंद लिया। कुछ देर बाद सैन वॉरियर वहाँ से विदा लेने लगे क्योंकि वे कई दिनों से लॉर्ड बिरस के प्लेनेट पर रुके हुए थे और यह बात उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं थी। जाते समय गोकू मुस्कुराते हुए बोला, हम अगले हफ्ते मिलेंगे। मुझे लगता है कि लॉर्ड बिरस को भी हमारी विदाई से काफ़ी राहत मिलेगी, है ना? बिरस ने आलसी अंदाज में कहा, आखिरकार तुमने एक अच्छी बात कही गोकू। जब मैं सो रहा होता हूँ और तुम लोग शोर मचाते हो तब कई बार मेरा मन करता है कि तुम सबको अपने हकाई से इरेज कर दूँ। लेकिन जब तक तुम मेरे लिए स्वादिष्ट खाना लाते रहोगे मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है। बस मेरी स्टेमिना का ज़्यादा फ़ायदा मत उठाना। इसके बाद गोकू ने अपनी 2 उंगलियां माथे पर रखी। उसने वेजिटा और ब्रोली को पकड़ लिया और पल भर में तीनों तुरंत टेलीपोर्टेशन के जरिए अर्थ पर पहुंच गए। वे सीधे कैप्सूल कॉरपोरेशन पहुंचे। ब्रोली ने विनम्रता से कहा, आप दोनों का बहुत थैंक यू गोकू और वेजिटा। आप लोगों और मिस्टर विस की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं हर दिन अपनी एबिलिटीज़ में सुधार कर रहा हूँ। वेजिटा ने सीरियस स्वर में कहा, मुझे थैंक यू देने की ज़रूरत नहीं है ब्रोली। जिस दिन तुम अपने मन पर पूरा कंट्रोल पालोगे उस दिन हमें पावरफुल बैटल करेंगे। और याद रखना, उस समय तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी निकालनी होगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी खुद को रोकने वाला नहीं हूँ। यह सुनकर गोकू उत्साहित हो गया और बोला, अरे विजेटा, यह तो सही नहीं है। मैं भी ब्रोली से लड़ना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि पिछली बार के बैटल में कितना बेहतर हो गया है। गोकू की आंखों में बैटल का जोश साफ दिख रहा था। ब्रोली कुछ कहना ही वाला था लेकिन तभी गोकू और वेजिटा के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से बैटल के लिए तैयार हो गए। यह देखकर ब्रोली पूरी तरह उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करें। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए और फिर आखिरकार सभी अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। उधर दूसरी ओर जेनो पैलेस में कुछ अलग ही चल रहा था। दोनों जिनोसामा बार बार टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिकॉर्डिंग देख रहे थे। खास तौर पर वह पल जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल किया था। यह उनका सबसे पसंदीदा सीन था। हर बार उसे देखते ही वे बच्चे जैसे खुश होकर चिल्लाने लगते थे। उन्हें देखकर ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन सोचने लगा, भले ही यह सभी यूनिवर्स के किंग हो लेकिन फिर भी बच्चों की तरह उत्साहित हो जाते हैं। पता नहीं क्या कभी
वे फिर से ऐसा ही एक और टूर्नामेंट कराने का सोचेंगे? वह अब भी यही सोच रहा था कि अचानक उसका चेहरा सीरियस हो गया। दशिकन ने एक बहुत ही पावरफुल और जानी पहचानी एनर्जी को महसूस किया। पल भर में महल के जेनन अटेंडेंट्स जमीन पर बेहोश गिर पड़े। किसी ने उन्हें एक ही झटके में बेहोश कर दिया था। जेनो सामा ने भी उस एनर्जी को महसूस किया, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वह किसका एनर्जी थी। एक जनों ने हैरानी से पूछा, अरे डशिकन, यह किसका एनर्जी है और हमारे जीनो अटेंडेंट्स को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया गया? डशिकन ने सीरियस स्वर में कहा, प्लीज सावधान रहें। मैं इस व्यक्ति की मौजूदगी को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से इसने जीनो अटेंडेंट्स को हराया है, उसे साफ है कि इसकी एनर्जी कम से कम किसी एंजल के लेवल की होनी चाहिए। एक पल रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वाक्य पूरा होने से पहले ही दशकन तेजी से मुड़ा और उस दिशा में देखने लगा। तभी सबकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। अरे अरे, कितनी अजीब बात है कि आप लोग मुझे पहचान ही नहीं पाए, जबकि मैं तो यहीं थी। और देखो, मेरा प्यारा भाई भी यहाँ है और साथ में यूनिवर्स के किंग भी। वह शांत और मुस्कुराते हुए बोली, तो बताइए आप सब कैसे हैं? ऐसे चुप क्यों हो गए? वह एंजेल देखने में लगभग दशकन जैसी ही थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन दैशिकन ने हैरानी से कहा, मेकोशिन, तुम कब और कैसे अपनी ट्रेवल से लौट आई? पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तब तो लगा था कि तुम इस डायमेंशंस में दोबारा नहीं लौटोगी और वहीं बस जाओगी। फिर यहाँ आने का कारण क्या है बहन? एक जेनो सामा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे म्यूसिन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब भी आओ इस तरह हमें डराया मत करो। हमें लगा कोई दुश्मन आ गया है। मैं तो पूरा महल इरेस करने ही वाला था। म्यूसिन हंसते हुए बोली, माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बस सोचा कि पहचानने का खेल मजेदार होगा। और जीनो अटेंडेंट से भी मैं माफी मांगती हूँ। उन्हें बेहोश करना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन इससे मेरी एंट्री में थोड़ा ड्रामा आ गया। ये कहते हुए वह हल्के से हंस पड़ी। दाइशिकन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम बिल्कुल नहीं बदली हो बहन। अब भी वही मजाकिया स्वभाव और जहां भी जाओ सबको चौंका देना। लेकिन अब क्यों ना हम हेवन डाइनिंग रूम चलें और आराम से बात करें। प्लीज आप भी हमारे साथ चले। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बहन हमें दूसरी डायमेंशंस में बिताए, अपने अनुभवों के बारे में बहुत कुछ बताएगी। इसके बाद चारों वहां से चले गए और शांति से बैठकर बातचीत करने लगे। कुछ घंटों तक मेकोशिन ने दूसरी डायमेंशंस में बिताए अपने रोमांचक अनुभव सुनाए। उसने बताया कि वह जगह रहने के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसे इस डायमेंशंस में छोड़ी हुई हर चीज की बहुत याद आती थी। ये सुनकर दैशिक ने कहा, वाकई अनबिलीवेबल है। मुझे नहीं लगा था कि वह जगह इतनी रोचक होगी। हालांकि वह जगह तुम्हारे लिए एकदम सही थी, शांत और सुकून भरी। फिर भी मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी बहन। तुम्हारे सारे भतीजे भतीजाएं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी वडोस और भेस को होगी। वे हमेशा से तुमसे बहुत लगाव रखते हैं। तुम्हें उनसे अचानक मिलना चाहिए। ये उनके लिए एक खूबसूरत सरप्राइज होगा। दैशिकन यह कहते हुए काफी उत्साहित दिख रहा था। मिकोशिन ने सीरियस स्वर में कहा, एक पल रुको भाई, मैं भी अपने भतीजों से मिलना चाहती हूँ, शायद किसी से ज्यादा, लेकिन मैं सिर्फ उसी वजह से वापस नहीं आई हूँ। उसका चेहरा और सीरियस हो गया। भले ही मैं इसे सीधे कहना ना चाहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह यूनिवर्स और बाकी सभी यूनिवर्स एक बड़े खतरे में है। एक ऐसा अस्तित्व जल्द ही जन्म लेने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है। डैशिकन ने ध्यान से उसकी ओर देखा। मिकोशिन ने आगे कहा, मुझे पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि मेरी भविष्यवाणियां शायद ही कभी गलत होती हैं। इसीलिए मैं बिना समय गवाए यहां आई हूं, ताकि आप सबको पहले ही चेतावनी दे सकूं। डशिकन ने हैरानी से पूछा, अगर वह अस्तित्व भी जन्म लेने वाला है तो इसका मतलब है कि वह एक बच्चा होगा। मेकोशिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अगर हम उसे समय रहते ढूंढ लें, उसके बड़े होने से पहले तो शायद हालात बदले जा सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? ये बात जेनोसामा ने मासूमियत से कही। यह सुनकर मेयोशिन ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं जेनोसामा, मेरा मतलब यह नहीं था कि वह सच में एक बच्चे के रूप में जन्म लेगा। जब मैंने कहा कि एक नया वॉरियर जन्म लेगा, तो मेरा अर्थ यह था कि वह अचानक कहीं से प्रकट होगा और उसके पास असाधारण एनर्जी होंगी। उसने सीरियस स्वर में आगे कहा, कम से कम पिछले कुछ महीनों से मुझे यही आभास हो रहा है। हमें सतर्क रहना होगा और आने वाली बैटल के लिए सभी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर को इकट्ठा करना होगा। दशिकन का चेहरा सीरियस हो गया। अगर यह मेरी बहन कह रही है तो लगभग तय है कि कुछ बहुत ही डिस्ट्रक्शन होने वाला है। हमें सभी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर से संपर्क करना होगा और उन्हें इस बुरी खबर के बारे में बताना होगा। वह कुछ पल सोचता रहा, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे वॉरियर कौन होंगे जो सभी यूनिवर्स की रक्षा कर सकें। दाइशिकन के मन में कई नाम आए, लेकिन फिर उसने निश्चय किया, हर यूनिवर्स में कई पावरफुल वॉरियर हैं, लेकिन फिलहाल जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं वह है सन गोकू। वह निश्चित रूप से उन वॉरियर में से एक होगा जो बाकी यूनिवर्स की रक्षा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जेनोसामा ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, सन गोकू उनमें से एक होना ही चाहिए।
मिकोशिन ने भी कहा, मैं लगभग निश्चित हूं कि वही हमें बताएगा कि इस बैटल के लिए और किन किन वॉरियर को साथ लेना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? दैशिकन ने सिर हिलाते हुए कहा। बल्क। तभी जेनोसामा ने सीरियस स्वर में आदेश दिया, दैशिकन, मैं चाहता हूं कि तुम सन गोकू को तुरंत इस महल में लेकर आओ, उसे सब कुछ बताओ और फिर तुम दोनों मिलकर तय करो कि और किन वॉरियर को भर्ती किया जा सकता है। जल्दी करो, इससे पहले कि वह अस्तित्व प्रकट हो जाए। समय गवाए बिना ग्रैंड प्रीस्ट तुरंत उस प्लेस की ओर रवाना हो गया जहां सायन वॉरियर मौजूद था। उधर म्योशन ने उत्सुकता से पूछा, जिस व्यक्ति की बात आप लोग इतनी सीरियस से कर रहे थे, वह आखिर है कौन? क्या वह कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है या एंजल जितना पावरफुल कोई अस्तित्व? जेनोसामा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं सन गोकू, कोई गॉड नहीं है। वह ना तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और ना ही कोई एंजल। वह तो बस यूनिवर्स में रहने वाला एक साधारण सा मल है। यह सुनकर मेकोशिश हैरान हो गई। फिर अगर वह कोई गॉड नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वह उस अस्तित्व का सामना कर पाएगा जिसकी एनर्जी मेरी अनुभूति के अनुसार किसी एंजल या उससे भी अधिक हो सकती है? उसकी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। दैशिकन ने सीरियस से कहा, तुम इस डायमेंशन से बहुत समय तक दूर रही हो। मिकोशन, तुम्हारे जाने के बाद कुछ मोर्टल ऐसे प्रकट हुए हैं जिनकी एनर्जी असाधारण है। कुछ मोर्टल तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी से कई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। उनमें से एक है सन गोकू यूनिवर्स से का एक सायन। जेनोसामा ने जोड़ा एक टूर्नामेंट हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ। उसी टूर्नामेंट में गोकू ने वह फॉर्म हासिल की जिसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहा जाता है। दशकन ने गर्व से कहा, एक सायन जिसने गॉड से भी ऊपर की फॉर्म को छू लिया। ये सुनकर मेकोशिन हैरानी से बोली, ये बात मैं मान ही नहीं सकती, और वह भी एक सायन। मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि यह जाति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, लेकिन लगता है कि कुछ लोग अब भी जीवित हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? जो आप बता रहे हैं वह सच में हुआ है? जेनोसामा मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल। मेरे को हम तुमसे ऐसी बात पर झूठ क्यों बोलेंगे? जो कुछ भी हमने कहा है वह सब सच है। फिर जेनोसामा ने हाथ उठाया और कहा, और इसका एक सबूत भी है। इसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिकॉर्डिंग दिखानी शुरू की। उसमें गोकू द्वारा किए गए हर बड़े कारनामे को दिखाया गया ताकि एंजेल को यकीन हो सके। मिकोशिन ध्यान से वह सीन देखने लगी। उसने देखा कि टूर्नामेंट में कई बेहद पावरफुल वॉरियर थे, लेकिन उनमें सबसे अलग और चमकदार वही सयान था। एक साधारण मोर्टल होते हुए भी गोकू ने ऐसी क्षमता दिखाई जो गॉड के लिए भी इम्पॉसिबल मानी जाती थी। उसने वह फॉर्म हासिल कर ली थी जिसे कई गॉड भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते। यह देखकर निकोशन पूरी तरह शॉक्ड रह गई। अपने लंबे अस्तित्व के सैकड़ों वर्षों में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक मल अपने मन और शरीर पर इतना फुल कंट्रोल पा सकता है, वह धीरे से बोली। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसने यह सब अकेले नहीं सीखा होगा। किसी पावरफुल अस्तित्व ने उसे ट्रेनिंग किया होगा। उसने अचानक डशिकन की ओर देखा। क्या उसे मेरे भाई ने ट्रेनिंग किया था? उसके कुछ मूवमेंट देखकर मुझे साफ लग रहा है कि यह एंजल की ट्रेनिंग का नतीजा है। डशिकन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मिकोशिन, उसे एक एंजल ने ही ट्रेनिंग दी थी, लेकिन वह एंजल मैं नहीं था। उसे ट्रेनिंग करने वाला था विषय तुम्हारा भतीजा। ये सुनते ही मिकोशिन चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई एंजल किसी मोर्टल को ट्रेनिंग देगा। समझ गई, वह मुस्कुराकर बोली। लगता है आप लोग उस सैयन सन गोकू पर बहुत भरोसा करते हैं। वह जरूर कोई अलग ही इंसान होगा। फिर उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, अब तो मुझे उससे मिलने की इच्छा हो रही है। काश मैं आज ही उसे देख पाऊं। उधर मिकोशिन अभी भी गोकू के कारनामे देख ही रही थी कि उसी समय ग्रैंड प्रीस्ट अर्थ पर पहुंच चुका था। उस समय गोकू अपने फैमिली के साथ था। गोहन ने बाहर झांकते हुए कहा, पापा, बाहर एक व्यक्ति आया है जो मिस्टर भेद जैसा दिखता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो यह ग्रैंड प्रीस्ट हैं, ग्रेट जेनोसामा के दाहिने हाथ। ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ। ये सुनते ही गोकू हैरान हो गया और तुरंत घर से बाहर निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती अर्थ पर और वह भी उसके घर क्यों आई है। गोकू ने सम्मान के साथ कहा, हेलो ग्रैंड प्रीस्ट, क्या कोई बात है? क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? ग्रैंड प्रीस्ट ने सीरियस स्वर में कहा, हाँ सन गोकू, मुझे तुम्हें अपने साथ चलना होगा। ये बहुत ज़रूरी मामला है। फिर उसने धीरे धीरे कहा, एक ऐसा दुश्मन प्रकट होने वाला है जो सभी यूनिवर्स और डायमेंशंस को इरेज करने का इरादा रखता है। हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वह जेनो पैलेस तक पहुंच जाए। ग्रैंड प्रीस्ट की बात सुनकर गोकू सीरियस हो गया। ये तो बहुत पावरफुल है। अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है तो हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर गोकू ने कहा, बस मुझे अपनी फैमिली से विदा लेने के लिए थोड़ी देर दे दीजिए। डैशिकन ने सहमति में सिर हिलाया और गोकू को कुछ मिनट का समय दिया। गोकू ने अपनी पत्नी और बच्चों को पूरी स्थिति समझाई। उसके फैमिली ने बिना किसी हिचके उसका पूरा समर्थन किया, क्योंकि वे समझते थे कि यह मामला बहुत सीरियस है। वे जानते थे कि गोकू उन वॉरियर में से एक है जिसे हर हाल में जाना ही होगा। चीची ने गोकू को गले लगाते हुए कहा, मुझसे वादा करो कि तुम जीत कर लौटोगे गोकू, सभी यूनिवर्स के लोगों के लिए
और हमारे लिए भी। उसने इमोशनल होकर आगे कहा, हम सब कुछ तुम्हारे ग्रेट जीनो और ग्रैंड प्रीस्ट के हाथों में सौंपते हैं। गोकू के बच्चों ने भी उसे हिम्मत देते हुए कहा, पापा हम जानते हैं कि आप उस दुश्मन को ढूंढ लेंगे और उसे हरा देंगे, अपनी पूरी ताकत लगाना। यह कहते हुए उन्होंने भी अपने पिता को गले लगाया। फैमिली से विदा लेकर गोकू दशिकन के साथ रवाना हो गया। जब वे जेनो पैलेस पहुंचे तो गोकू सीधे उस प्लेस पर गया जहां ग्रेट जीनो मौजूद थे। वहां पहुंचकर गोकू ने अपने दोस्तों को भी देखा। वे सभी काफी समय से उससे मिलना चाहते थे। जेनो सामा ने सीरियस स्वर में कहा, तो गोकू मुझे लगता है कि तुम्हें अब तक आने वाली स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा, है ना? गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, छोटे जेनू ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे हालात के बारे में थोड़ा बताया है। लगता है कि हम एक बार फिर किसी बहुत डिफिकल्ट मिशन में फंसने वाले हैं। ये कहते हुए गोकू ने एक अजीब सा एनर्जी महसूस किया। ऐसा एनर्जी उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह मिकोशिन की ओर देखने लगा क्योंकि वह ग्रैंड प्रीस्ट की बड़ी बहन थी। मिकोशिन ने गोकू को ध्यान से देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारे बारे में सुनी सारी बातें सच हैं सन गोकू। जेनो सामा और मेरे भाई को तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी भविष्यवाणी में बताए गए उस अस्तित्व को हरा सकोगे। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हारे कारनामे देखे हैं। एक मोटल होकर भी तुमने गॉड की फॉर्म को छू लिया है। यह वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। यह सुनकर गोकू चौंक गया। क्या आप कौन हैं? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? और आप एंजल जैसी क्यों दिखती हैं? मैकोन मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, मैं दैशिकन की बड़ी बहन हूँ और ग्रेट जेनोसामा की पुरानी दोस्त भी। मेरा नाम मियोशिन है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। सन गोकू उसका स्वर थोड़ा मजाक किया और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। गोकू ने सिर झुकाकर सम्मान दिखाया। ग्रैंड प्रीस्ट की बड़ी बहन, वाकई यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब समझ में आया कि आप दोनों एक जैसे क्यों दिखते हैं। आप जैसी पावरफुल हस्ती से मिलकर मुझे भी खुशी हुई। मिस मिकोशिन हंसते हुए बोली, अरे अरे मुझे इतना फॉर्मल मत कहो, सिर्फ मिकोशिन बुलाओ। आखिर मैं अभी भी अपनी पूरी जवानी में हूँ। गोकू ने